हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। टाइम ट्रेवल एक ऐसी चीज जिसके इंतजार में हम बरसों से बैठे हैं कि हमें भी मिल जाए मौका और मारे हम उस पे चौका, उठाएं समय यात्रा का आनंद। लेकिन ये ससुरा इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन फिर हमारे जैसे लोगों के लिए वैज्ञानिक ये बात क्यों कह रहे हैं कि बेटा तुम तो हो फालतू में परेशान, समय यात्रा का तो कब से निकल चुका है समाधान। इतिहास में हुए हैं ऐसे कई वैज्ञानिक महान जिन्होंने समझे थे समय यात्रा के भयंकर परिणाम और नष्ट कर दिए ऐसे यंत्र जिनसे संभव हुई थी समय यात्रा। भाईजान है हाँ, ये रिएक्शन अच्छा था। है? इतना भी अच्छा नहीं था कि 3 बार करा जाए। समय यात्रा संभव हो गई, हमें क्यों नहीं पता चला? अरे काहे हो रहे हो परेशान? अब सुनो सब कुछ शुरू से। तो भैया दुनिया को समय यात्रा शब्द यानी टाइम ट्रेवल कब पता चला? किसने बताया? कोई तो होगा जिसने इस शब्द का महिमा मंडन किया होगा। हाँ जी बिल्कुल है, और वो थे फरंगी राइटर H.G. वेल्स, जिन्होंने 1895 में द टाइम मशीन नाम की किताब छाप दी और दुनिया में हल्ला मचा दिया। यही है वो खुर्राट व्यक्ति जिसके खूंखार दिमाग से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पर ऐसे कैसे? इस कॉपीकैट दुनिया में तो ओरिजिनल आइडिया सिर्फ दिव्य पुरुषों के ही दिमाग में आते हैं, और जैसा कि इतिहास रहा है, इंग्लैंड दिव्य पुरुष है। ये तो बिल्कुल भी ना हो सकता, कहीं से चोरी किया है, पक्का किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं, भाई साहब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, निकोला टेस्ला से चोरी किया गया था। अभी बताता हूँ कैसे। 1888 में निकोला टेस्ला ने एसी इंडक्शन मोटर के पेटेंट हासिल कर लिए। बोले तो उस समय के सामान, मकान और दुकान या फिर अलग अलग सामान को निर्माण करने वाले फेमस स्थान, बोले तो फैक्ट्रीज, धीरे धीरे एसी करंट पर शिफ्ट होने लगी। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतिहास में निकोला टेस्ला के साथ क्या हुआ है, कैसे उनके ओरिजिनल आइडियाज को कॉपी किया गया, बाद में क्रेडिट भी छीन लिया गया, उनकी इन्वेंशंस को दबा दिया गया। सरकार भी इस आदमी के खिलाफ थी, लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी ये आदमी अकेला सबसे लड़ा। एसी करंट के मार्केट में उतरते ही पूरी दुनिया के अखबारों में, गली चौबारों में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में एक ही आदमी के चर्चे थे। बोले तो लंबे चौड़े इंटरव्यू के पर्चे थे, और वो आदमी था निकोला टेस्ला। ये खबर फरंगी राइटर H.G. वेल्स को भी पता लग गई, और बंदा निकोला टेस्ला की सारी एग्जीबिशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस और इंटरव्यूज इन्हें फॉलो करने लगा। निकोला टेस्ला यानी कि असाधारण पुरुष अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस कर दिए थे जो उस समय लोगों की समझ से भी परे थे। और एक बार उन्होंने जिक्र किया कि इलेक्ट्रिसिटी हवा में एक अजीब सा भंवर बना सकती है। अब क्योंकि उस समय तक इस चीज के लिए कोई शब्द नहीं था और उस समय के वैज्ञानिकों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये चीज क्या है, तो H.G. वेल्स सामने आए और उन्होंने इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ दिया, यानी स्पेस टाइम का एक पोर्टल। ये ठीक नहीं लग रहा सुनने में ना। ऐसे कैसे? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये तो वो वाली बात हो गई, हमें यकीन ना है। अरे काहे हो रहे हो परेशान? अभी यकीन दिलाएंगे, चिंता ना करो, आगे सुनो। पर इससे पहले कि मैं आपको सबूत दूं, जरा 1 मिनट के लिए इस बात को हजम कर लो कि निकोला टेस्ला का जो हवा में भंवर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तैयार किया गया था, उसे H.G. वेल्स ने स्पेस टाइम पोर्टल से जोड़कर देख लिया और टाइम ट्रेवल नाम का शब्द दे दिया। थोड़ी देर के लिए मान लो बस, बाद में मैं अपने आप सब कुछ समझा दूंगा। मान लिया ना? अरे यार मान लो ना, बिना माने आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, चुपचाप मान लो। अब सुनो आगे। आपको ये तो याद होगा कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताया था जो युद्ध को एक झटके में खत्म कर सकता था, जिसका नाम था डेथ रे। मजे की बात ये है कि इसी राइटर ने यानी H.G. वेल्स ने इस हथियार को हीट रे के नाम से 1898 में ही एक मैगजीन में आर्टिकल लिखते हुए पब्लिश कर दिया था। अब क्या ये कोइंसिडेंस है? निकोला टेस्ला ने हवा में भंवर का जिक्र किया, बंदे ने टाइम मशीन पकड़ ली। निकोला टेस्ला डेथ रे पर काम कर रहे थे और बंदे ने उसका नाम हीट रे रख दिया। सब कुछ सेम। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इन घटनाओं की डेट खुद गुगली बाबा ने बताई है। मैंने उन डेट को मैच किया और इवेंट को जोड़ा तो मुझे पता लगा कि कैसे निकोला टेस्ला की इन्वेंशंस बहुत से लोगों का घर चला रही थी, जिसमें वैज्ञानिक और साइंस फिक्शन राइटर्स दोनों शामिल थे। अब निकोला टेस्ला जिस भंवर की बात कर रहे थे उससे टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है? ये कौन सा लॉजिक है? जब निकोला टेस्ला खुद ये बात नहीं कह रहे थे कि ये भंवर स्पेस टाइम पोर्टल है, तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं? हमारे पास कौन सा सबूत है? या है? भाई साहब बिल्कुल है, सुनो आगे। 1905 में फिजिक्स के फूफा महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का चूरण पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं और कहते हैं कर लो इसे हजम अगर कर सकते हो तो। भाई साहब पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी हिल गई, क्योंकि इस तरह से चीजों को कभी किसी ने देखा ही नहीं था, ना सोचा था। ये था उस समय का ऐसा जमाल घोटा जिसको जिसने गटका वो सीधा संडास में जाके अटका। हजम करना बहुत ही मुश्किल था। अब आप ये सोच रहे होंगे लेकिन भैया निकोला टेस्ला, उनकी मशीन, टाइम ट्रेवल और एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? कछु
बात पल्ले ना पड़ रही, तनिक जरा विस्तार से बताओ। हाँ जी क्यों नहीं बताएंगे, सुनो ध्यान से। अब देखो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली जटिल शब्दावली को नहीं समझते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म किस तरीके से स्पेस टाइम फैब्रिक को बड़ी आसानी से बेंड कर सकता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा जो स्प्रिंजर पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित और कर्ट फिशर के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है रिलेटिविटी फॉर एवरीवन, हाउ स्पेस टाइम बेंड्स। और कमाल की बात ये है कि ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, यानी कोई भी समझ सकता है, बिल्कुल आसान भाषा में है, सबसे आसान भाषा में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो भाई साहब रिलेटिविटी के मामले में आप जीरो से हीरो हो जाएंगे, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, ये भी समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म स्पेस टाइम को किस तरीके से बेंड करता है। और अगर आप किताबों के शौकीन नहीं है तो डुगली बाबा सॉरी गुगली बाबा किस दिन काम आएंगे, उनसे पूछ लो। क्या नाम था डुगली, इट्स स्लिप ऑफ टंग। आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपने बिजली की तेज रफ्तार दिखाते हुए और अपनी उंगलियों को मोबाइल पर घुमाते हुए ये सर्च कर लिया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। और क्योंकि अब इस बात पे मोहर लग चुकी है, वैज्ञानिकों ने इस चीज के ढोल बजा दिए हैं, तो हम ये कह सकते हैं निकोला टेस्ला सही थे, शुरुआत उन्होंने ही की थी, क्योंकि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट भी निकोला टेस्ला के नोट्स को ध्यान में रखकर प्लान किया गया था। जो लोग फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के ऊपर किताबें और न्यूज आर्टिकल पढ़ चुके हैं या मेरी वीडियो देख चुके हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि निकोला टेस्ला फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से कैसे जुड़े हुए थे। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। भैया टेस्ला था वैज्ञानिक महान, जिसने कर दिए थे ऐसे ऐसे कीर्तिमान जिनका ना था कोई तोड़ और ना था लोगों के पास उन चीजों को समझने का ज्ञान। He was absolute one of a kind in human history, just genius, absolute genius। अब मुझे पता है कि विरोध की कीर्तन मंडली कमेंट सेक्शन में महाभारत करने वाली है कि भैया ये क्या कह रहे हो तुम, मतलब कुछ भी। निकोला टेस्ला तो 7 जनवरी 1943 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हुआ था 28 अक्टूबर 1943 को, उनके मरने के बाद। तो निकोला टेस्ला कैसे आ गए? ये एक्सपेरिमेंट तो उनकी गाइडेंस में हो ही नहीं सकता। अरे थम जाओ, रुक जाओ, मैंने कब कहा कि निकोला टेस्ला की गाइडेंस में हुआ था? मैंने तो ये कहा कि उनके नोट्स के आधार पर हुआ था। मैंने ये कभी नहीं कहा कि निकोला टेस्ला वहाँ पर मौजूद थे। दोबारा सुन लो। और भैया जिनको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मतलब ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट क्या चीज है, तो उन्हें मैं बता दूं। अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें पूरा का पूरा जहाज गायब कर दिया गया था। करना तो चाह रहे थे रेडार से, पर वो स्पेस टाइम में ही गायब हो गया, दूसरे समय में पहुंच गया। और इसी को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। और इतिहास में इस गड़े हुए मुर्दे की कब्र हम खोद चुके हैं। तो अगर आपको भी दर्शन की खुजली हो रही है कि हमको भी जानना है फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलो, मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला की मृत्यु रहस्यमय कारणों की वजह से न्यूयॉर्कर होटल में हो जाती है। और इसके बाद FBI और दूसरी सीक्रेट सर्विस एजेंसीज निकोला टेस्ला के रिसर्च से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वहाँ से गायब कर देते हैं, जिनको आधार बनाकर अमेरिका ने इसके बाद नए नए तरह के हथियार और टेक्नोलॉजीज विकसित की। और इन्हीं की मदद से किया गया था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। हाँ, अब जुड़े ना सारे डॉट्स। निकोला टेस्ला, टाइम ट्रेवल, टाइम मशीन, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और उनके नोट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी, सारी चीजें जुड़ गई। अब टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई चीज को कंफर्म किया है प्रोजेक्ट पेगासस ने। अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, खोल देंगे इसकी जन्म कुंडली को। अभी फिलहाल के लिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। डार्पा के हाथ लग चुके थे निकोला टेस्ला के नोट्स, तो उनके दिमाग में आया ख्याल, भैया ये बात तो हमें पता है कि ये वैज्ञानिक था बवाल, तो हो सकता है कि टेस्ला के नोट से निकली टेक्नोलॉजी क्या पता सुलझा दे टाइम ट्रेवल का माया जाल। और इस उम्मीद में इन्होंने प्रोजेक्ट पेगासस की शुरुआत करी, जिसमें बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। ये अमेरिका बहुत कमीना है, बच्चे भी नहीं छोड़े। ये बात सुन के बहुत ज्यादा सेंटी मत हो जाना, बच्चे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आज के समय बुढ़े हो चुके हैं। हाँ जी, 8 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वो 8 बच्चे बदनसीब थे जो इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ गए, पर फिर भी बच्चों पर रिस्क नहीं लेना चाहिए था, प्रेसिडेंट को धक्का देना चाहिए था। चलो सुनो, बताता हूँ क्या हुआ। प्रोजेक्ट पेगासस के अंडर 140 स्कूली बच्चों का चयन हुआ और निकोला टेस्ला के नोट्स का इस्तेमाल करके एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था टेस्ला टेलीपोर्टर। इस डिवाइस में 2 खंबे थे जैसे हाथी के दांत, जिसके चारों तरफ कॉइल लगी हुई थी लगभग 10 फुट के डायमीटर में। और जैसे इन दोनों खंभों में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी जाती थी, हवा के अंदर एक एनर्जी फील्ड का भंवर पैदा होता था और फिर इन पोर्टल के थ्रू इन बच्चों को भेजा जाता था, पूरी तैयारी के बाद, पूरी ट्रेनिंग के बाद, कि दूसरी तरफ जाकर इन्हें क्या करना है, कैसे करना है और वापस कैसे आना है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कभी भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ है उन्होंने सामने आकर अमेरिकी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। और उन्हीं में से एक है एंड्रू बिगाशो। इंटरनेट के ऊपर इनके बारे में भर भर के आर्टिकल लिखे हुए हैं। ये
ये 1961 में पैदा हुए, लेकिन इनके जन्म से 10 साल पहले ही यानी 1951 में इनकी एक तस्वीर दुनिया के सामने मौजूद थी। दरअसल ये किस्सा है अब्राहम लिंकन के द्वारा 1863 में फेमस गेटिसबर्ग स्पीच का। जब लिंकन अपनी स्पीच दे रहे थे तो ये बंदा वहाँ पर मौजूद था। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? बंदा, फोटो, गेटिसबर्ग, लिंकन, यहाँ हो क्या रहा है? रुको, दोबारा सुनो। डार्पा ने शुरू करा प्रोजेक्ट पेगासस। स्कूल से पकड़ कर लाए बच्चे, उन बच्चों को स्पेस टाइम पोर्टल से निकाल कर दूसरे टाइम में भेज दिया। तो उनमें से ये जो एक बच्चा है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये लिंकन की फेमस स्पीच यानी गेटिसबर्ग स्पीच के समय पर डार्पा के द्वारा भेजा गया था, जहाँ पर इसकी एक फोटो खींच ली जाती है। और ये स्पीच हुई थी 1863 में। ये बच्चा पैदा हुआ था 1961 में। और इस फोटो में इस बच्चे को इसके पैदा होने से पहले ही यानी 1951 में यूएस कांग्रेस के हिस्ट्री म्यूजियम में जो फोटो रखी है उसमें ढूंढ लिया गया, क्योंकि इस बच्चे के जो परिधान थे यानी कपड़े थे, जो अपीयरेंस थी, वो उस समय के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये अटेंशन का कारण बन रहा था और इसकी बहुत सारी फोटो उतारी गई। और लिंकन के उस भाषण की कुछ फोटोज में ये बच्चा साफ साफ देखा जा सकता है। तो अमेरिका के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट यानी के पेगासस और टाइम ट्रेवल, इनके बीच में जो रिलेशन है वो इस फोटो से साबित होता है। आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकार के पास ही है। क्या लगता है, बताएंगे? उम्मीद भी मत करना, बिल्कुल ना बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी भी बहुत से लोगों को टाइम ट्रेवल पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर फिजिक्स की एंट्री होने वाली है, प्रॉपर फिजिक्स। देखो, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ये पाया गया कि एक्सोटिक सबएटॉमिक पार्टिकल यानी के न्यूट्रिनोज ये लाइट की स्पीड से भी तेज चलते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फेमस फिजिसिस्ट मिचियो काकू ये बात कह रहे हैं। सुनो ध्यान से। At the microscopic level, neutrinos traveling faster than the speed of light. Now, if you could go faster than the speed of light, time travel may be possible, but is it possible in principle to have these things happen for large objects like us? And the answer is theoretically yes. अब मिचियो काकू ने ये कहा कि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से तेज चलती है तो हाँ, वो टाइम ट्रेवल कर सकती है और थियोरेटिकली हम भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि भैया न्यूट्रिनो टाइम ट्रेवल, क्या वैज्ञानिकों को ये चीज अचानक से मिल गई? हमें तो ना आते ऐसे ख्याल, इनके दिमाग में कहाँ से आया? तो भैया सच तो ये है कि ये वैज्ञानिकों का ओरिजिनल आइडिया है ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रिनो के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसको तो दुनिया ने सीरियस ही ना लिया और उसने अपना झोला उठाया और कहा भाड़ में जाइए दुनिया, और टाइम ट्रेवल करके निकल लिया, गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। घटना है 1930 की और वैज्ञानिक का नाम है इटोरे मायोराना, जिन्होंने 1937 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने न्यूट्रिनो का जिक्र किया है कि ये टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और इनकी मदद से हम भी कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक कम्युनिटी ने इनका रिसर्च पेपर बिल्कुल भी सीरियस ना लिया और कचरे के डिब्बे में डाल दिया। इनसे ये कहा, बेटा कौन सा माल फूके हो, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, जाओ आराम करो, डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ, एक आध महीना गुलछर्रे उड़ाओ, दूर यात्रा पर निकल जाओ, मन को शांति मिलेगी और ऐसे बुरे बुरे विचार नहीं आएंगे। और भाई साहब, वैज्ञानिक दिल पे ले गया ये बात, समझ में आ गया उसको ये कि कोई नहीं है उसके साथ। इसके बाद पैक किया अपना सामान और बोलकर भाड़ में जाइए दुनिया, कर दिया उसने प्रस्थान। कहाँ गया, कैसे गया, आज तक किसी को नहीं पता, कोई सबूत नहीं है। और जब लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर में न्यूट्रिनो के ये सबूत मिले कि वो लाइट की स्पीड से तेज निकल गए, तो भैया हर कचरे का डिब्बा उन्होंने खोज मारा और ढूंढ के निकाला इनका रिसर्च पेपर, जिसे आज हर वैज्ञानिक बड़े गौर से, बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। इनकी इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशंस, हर चीज को बड़ी बारीकी से और बहुत सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि जो खोज हमने आज की है वो ये बंदा तो 1930 में ही कर चुका था। और देखो, आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि इटोरे मायोराना को आज के समय निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस के बराबर रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो चीज खोज ली थी वो चीज समझने में वैज्ञानिकों को सैकड़ों साल लग गए और बिना संसाधनों के इन्होंने उसके मैथमेटिकल प्रूफ्स 1930 में निकाल लिए थे। कमाल है भाई। अब इस वैज्ञानिक के पास और क्या क्या था? क्या इसने कोई मशीन बना ली थी? ये अचानक कैसे गायब हो गया? ये सारे सवाल इतिहास का हिस्सा हैं, जिसका जवाब नहीं है, आज के समय तक नहीं है। मायोराना ने गायब होने से पहले जो लेटर लिखा था उसमें इस बात का हिंट उन्होंने खुद दिया है कि वो टाइम ट्रेवल करने वाले हैं। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? एक ऐसा वैज्ञानिक जो अपने समय से बहुत आगे था, जिसने वो चीजें खोज ली जो
जो सैकड़ों साल बाद जाकर सही साबित हुई। क्या हम उसकी बातों पर यकीन कर सकते हैं कि उसने कुछ ऐसा बना लिया था जिसे नष्ट करना या गायब कर देना बहुत जरूरी था शायद। और क्योंकि वो इस चीज की ताकत को समझ गए तो वो खुद भी गायब हो गए ताकि उनसे इस चीज के राज ना निकाले जा सके। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे भैया फिजिक्स, टाइम ट्रेवल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर हमारा इंटरेस्ट इसमें ना हो तो क्या तब भी हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? बोले तो फिजिक्स ना पढ़नी पड़े पर टाइम ट्रेवल का मजा आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? बता दो ना प्लीज। अवश्य बताएंगे बच्चा, काहे नहीं बताएंगे, बिल्कुल हो सकता है, होता भी है। सुनो ध्यान से, अगर आपको बिना फिजिक्स पढ़े टाइम ट्रेवल के मजे लूटने हैं तो टाइम स्लिप कर लो। बोले तो बिना खर्चे पानी का टाइम ट्रेवल हो जाएगा, कोनो टेंशन ही ना है। टेक्निकल हो गया क्या? आसान भाषा में समझो। देखो मार्वल वालों ने ना टाइम स्लिप के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट कर दिया, मतलब बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया कि टाइम रुक जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। असल में ऐसा कुछ ना होता। टाइम स्लिप का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आदमी समय में आगे पीछे हो रहा है उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, कब जाएगा और कैसे वापस फिर रपट जाएगा। इसी को टाइम स्लिप कहते हैं। अब इंग्लैंड में लिवरपूल नाम की एक जगह है जहाँ पर ये घटना बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस की है, यानी टाइम स्लिप वाली। अब टाइम स्लिप के कुछ उदाहरण देख लो। फ्रैंक नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ लिवरपूल की संडे मार्केट में शॉपिंग के लिए जाता है। जगह का नाम है बोल्ड स्ट्रीट। ये भाई साहब एक सीडी की शॉप में घुसकर अपने पसंदीदा गानों की सीडी ढूंढ रहे थे और इनकी मैडम बराबर की दुकान में अपने पढ़ने के लिए किताब ढूंढ रही थी। जब ये महाशय दुकान से बाहर आते हैं तो देखते हैं मैडम गायब हो गई, क्योंकि वो जिस दुकान में गई थी वो दुकान ही गायब हो गई। उस किताब के स्टोर का नाम था डिलन, लेकिन अब उसकी जगह पर खड़ा था एक क्रिप्स नाम का स्टोर जहाँ पर मिलते थे कपड़े, जूते और बैग। अब भैया फ्रैंक ने अपने चारों तरफ देखा तो उसने ये पाया कि मैडम गायब नहीं हुई हैं। वेट अ मिनट, ये चल क्या रहा है? कभी कहते हो गायब हो गई हैं, अब कह रहे हो गायब नहीं हुई हैं। भैया कहना क्या चाहते हो? यार एक बात बता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बीच में चोंच घुसानी जरूरी है? पूरी बात तो सुन लो। मैडम गायब नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? महाराज फ्रैंक ही गायब हो गए। वो पहुंच गए 1940 में और जिस दुकान से वो बाहर आए थे वो भी गायब हो गई। आसपास के लोगों के परिधान यानी कपड़े वो भी बदल गए। कलर से पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई और फिर अचानक से दोबारा से सब कुछ ठीक हो गया। अब या तो ये दिमाग का लोचा है या फिर वाकई में ही ये आदमी टाइम स्लिप के चक्कर में फंस गया था। अब ये अकेली घटना नहीं है, एक और है, उसके बारे में भी जान लो। The fact that here you are at one point in space, and then suddenly time has a mistake in it, which allows you to slip right through a crack in the fabric of space and time. लेकिन उससे पहले जो मैं बात बताना भूल गया वो ये थी कि जब ये खबर मार्केट में फैली, मतलब उसके ही जैसे और लोग इस तरह की घटनाओं का जिक्र करने लगे तो इन लोगों के इंटरव्यू हुए और इनके द्वारा बताई गई जानकारी को 1940 के डाटा से जब मैच किया गया तो कमाल हो गया भाई साहब। जैसा इन्होंने बताया था हूबहू 1940 में उस जगह वो सारी चीजें मौजूद थी। आर्काइव में उनकी फोटोग्राफ थी। अब किसी के भी दिमाग में शक पैदा करने के लिए इतना सबूत काफी था। हाँ, अब बात करते हैं दूसरी घटना की। अब ये दूसरी घटना है 1932 की। दो पत्रकार होके तैयार पहुंचे हैम्बर्ग के शिपयार्ड। इनका नाम था जे बर्नार्ड हडसन और ब्रेंड। अब ये दोनों शिपयार्ड में एक स्टोरी को कवर करने गए थे, तभी अचानक से इन्हें चारों तरफ से बम गिरते हुए दिखाई देते हैं। चारों तरफ सायरन बजते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए पूरी तेज वहाँ से दौड़ते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एक भी चीज को नुकसान नहीं हुआ था। अब वहाँ से आने के बाद जब ये खबर अपने एडिटर को बताते हैं तो एडिटर पूछता है, बेटा तबीयत तो ठीक है ना, तनिक आराम करो, तुम्हें धूप चढ़ गई है। लेकिन एक के साथ होता तो समझ में भी आता, दोनों के साथ सेम घटना कैसे हो गई। तो अब इन दोनों ने क्या काम करा, एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा जिसे इनके अखबार ने छापने से मना कर दिया। कोई बात नहीं। अब भैया समय आता है 1943 का, वर्ल्ड वॉर का टाइम। हैम्बर्ग के उस शिपयार्ड पर बमबारी होती है, 1943 में होती है और कमाल हो गया, जो जो घटनाएं उन दोनों ने अपने आर्टिकल में लिखी थी एग्जैक्ट हूबहू वही सारी घटनाएं घटती हैं जो एक न्यूज़पेपर में छपी हैं। तो कुछ तो गड़बड़ हुई थी टाइम में, कुछ तो देखा था इन्होंने, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आउट एंड आउट एक केमिकल लोचा था। दिमाग में हुआ केमिकल लोचा, वन ऑफ अ काइंड इंसिडेंट हुआ है, मतलब मैच कर गया। अब भैया ऐसी चीजों के प्रति फिजिक्स का क्या रुख है? तो देखो फिजिक्स तो साफ साफ कहती है कि हम तो रह ही मल्टीवर्स में रहे हैं, तो टाइम स्लिप होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स इस चीज पर विश्वास करती है क्योंकि फिजिसिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका जवाब तो खुद मिचियो काकू ने दिया है। मिचियो काकू कहते हैं, बचपन में हमने तुम्हें कहानी सुनाई थी कि कोई भी इंसान एक समय पर दो जगह पर नहीं हो सकता, हमने झूठ कहा था। यकीन नहीं आ रहा? लो सुन लो उनकी बात। You know, when we were children, we were told that you cannot be two places at the same time. That's just common sense, right? Well,
We lied to you. पर मुझे तो ये बात मालूम है कि जिस चीज पर विज्ञान भरोसा करता है उस चीज को सीरियस तो लिया जा सकता है। शायद आप में से ही कोई इन चीजों को समझकर कुछ नया आविष्कार कर दे। वैसे भी अपने देश को वैज्ञानिकों की जरूरत है। तो ये थी टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई कुछ सच्ची घटनाएं। उम्मीद है आपको कुछ नया जरूर पता लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।